नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बाबरी मस्जिद मामला, कोर्ट ने 32 आरोपियों को किया बरी। भ्रष्टाचार के मामलों पर गरोट एसडीएम हुए सख्त। धौलाना पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, एक बदमाश घायल। रतलाम में दुष्कर्मियों को दंड देने की मांग, कैंडल मार्च निकाला गया। मंगलवार को प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रभावी और सशक्त बनाने हेतु आयोग का पुनर्गठन कर संविधान की धारा 338B में किए गए प्रावधानों, शक्तियों और कर्तव्यों की तरह मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सशक्त बनाया गया है। रामखिलावन पटेल ने मंत्रिपरिषद के पिछड़ा वर्ग आयोग के पुनर्गठन की सहमति दिए जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों को धन्यवाद कहते हुए प्रदेश के पिछड़ा वर्ग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मऊगंज से विधायक आदरणीय प्रदीप पटेल जी, पिछड़े वर्ग मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भगत सिंह जी और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, आज मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए आयोग को पुनर्गठन किया गया है। साथियों, जिसमें संविधान की धारा 338 खा में जो किए गए प्रावधान हैं, शक्तियां हैं, कर्तव्यों की तरह मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग को भी सशक्त किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्रिपरिषद के सभी साथियों का साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस पिछड़ा वर्ग आयोग को पुनर्गठन में जो अपनी सहमति प्रदान की, निश्चित रूप से वो सब बधाई के पात्र हैं। आज प्रदेश के लगभग 55% पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए ऐतिहासिक दिन है कि उनके लिए जो भारत सरकार का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसमें उनको संवैधानिक दर्जा मिला और सारी शक्तियां इनको मिल गई है, जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा होगी। और मैं मध्य प्रदेश के सभी जनता जनार्दन को भी आज धन्यवाद देता हूं कि उनका आशीर्वाद, समर्थन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मिला, जिससे हमारी सरकार ने उनके हितों की रक्षा के लिए यह बहुत बड़ा निर्णय लिया है। साथियों, साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार के पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई थी, बहुत सारी योजनाओं को इस 1.5 वर्ष में कमलनाथ की सरकार ने या तो उनको बजट नहीं दिया या योजनाओं को संचालित नहीं किया, कुछ योजनाओं में कटौती कर दी गई और राज्य स्तरीय रोजगार प्रशिक्षण क्रियान्वयन में पिछली सरकार में किया ही नहीं गया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पिछड़े वर्गों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार 30 करोड़ देती थी प्रतिवर्ष, कांग्रेस की सरकार ने उसको 6 करोड़ कर दिया था। उस बजट में कांग्रेस में 6 करोड़ कर दिया था। साथियों, 2013-14 से भी कम था। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण के समाज सेवा में काम करने वालों को प्रेरणा देने वाले स्वर्गीय रामजी महाजन, महात्मा फूले और सावित्री फूले ने जो पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण के लिए जीवन भर समाज सेवा की, उनके नाम से जो पुरस्कार बढ़ते थे, उस पुरस्कार बांटने का भी काम कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था। छात्र गृह योजना में हमारी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार तहसील स्तर पर 3000, जिले स्तर पर 4000, संभाग स्तर पर 5000 देने का काम करती थी। उस बजट को भी कांग्रेस के सरकार ने कम कर दिया, जिससे पूरे मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को पढ़ाई करने में बहुत सारी सुविधा हुई और पढ़ाई से बहुत सारे लोग वंचित हुए। आजादी के बाद पूरे देश में कांग्रेस की सरकार रही, खासकर मध्य प्रदेश में लगातार 50 वर्षों तक सरकार रही। अन्य प्रदेशों में पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण की व्यवस्था हो गई, जिससे अन्य प्रदेशों के लोग निश्चित रूप से सरकारी नौकरियों में, पढ़ाई में उनको स्थान मिला। पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के रहते यहाँ जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे मध्य प्रदेश पिछड़ा रह गया। जब चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान दिया गया और हमेशा कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में, देश में भ्रम फैलाने का काम किया है और अभी भी वह भ्रम फैलाने का काम कर रही है। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, पिछड़े वर्गों के हितों के लिए लगातार यहां काम हो रहे हैं। 2003 से लगातार, चाहे 2003 में हो, सुश्री उमा भारती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, फिर उसके बाद स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आज चौथी बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़े वर्गों के हितों के लिए हमेशा काम करती रही है, आगे भी काम करती रहेगी। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई 19 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद रतलाम में भी वाल्मीकि समाज ने बालिका की मौत को लेकर कैंडल मार्च और मोमबत्ती जलाकर सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की और सभी अपराधियों को शीघ्र ही फांसी की सजा हो, ऐसी मांग की गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो एक बलात्कार की जो घटना हुई है, जिसके अंदर सामूहिक बलात्कार एक 19 वर्षीय युवती के साथ किया गया, वो युवती पिछले कई दिनों से इस अवस्था में थी कि उसके साथ मतलब अमानवीयता का ऐसा कृत्य किया गया। आज उसकी मृत्यु हो चुकी है, जिससे इस पूरी घटना से पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश दहल चुका है आज। और इस घटना के बाद आज रतलाम शहर में वाल्मीकि समाज के सभी युवा साथियों ने ये मांग करी है कि सभी जो आरोपी है पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन शीघ्र ही उन आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाई जाए। और यही मांग हम उत्तर प्रदेश सरकार से भी करते हैं कि जो निरंतर वहाँ पे जो घटनाएं घटित हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। नवीन टाक की रिपोर्ट। बदनावर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अभिषेक सिंह राठौर ने मंगलवार शाम को मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछली बार 41,000 से अधिक मतों से यहां कांग्रेस जीती थी। इस बार 50,000 से अधिक मतों से जीतेंगे। ये चुनाव भाजपा से नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। कांग्रेस से टिकट मिला है, आपको पार्टी ने आपको भरोसा किया है, युवा चेहरा है, क्या मानते हैं कि टिकट भी आपको मिला है, इसके बाद जो है क्या स्थिति रहेगी? देखिए, मैं सबसे पहले आदरणीय कमलनाथ जी को, प्रदेश के सभी शीर्ष नेतृत्व को, हमारे प्रभारी बाला बच्चन जी को, जिला अध्यक्ष को, सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और निश्चित तौर पर युवाओं को साथ लेकर और वरिष्ठों का आशीर्वाद लेकर हम चुनाव मैदान में जाएंगे और कांग्रेस निश्चित तौर पर यहाँ पर पिछली बार जो 41,000 मतों से जीती थी उसमें और बढ़ोतरी करके और हम 50,000 मतों से चुनाव जीतेंगे। क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? देखिए, प्रमुख मुद्दे हम प्रदेश की बात करें तो 15 महीने वर्सेस 15 साल के पैटर्न पे हम चुनाव लड़ेंगे। 15 महीने में जो कमलनाथ जी ने काम किए हैं उपलब्धियों को हम गिनाएंगे, 15 साल में जो बीजेपी ने काम नहीं किए उनको हम गिनाएंगे और फिर जो लोकल बदनावर के मुद्दे हैं उनको भी हम उठाएंगे।
बदनावर में क्या है, लोकल मुद्दे किन मुद्दों को लेकर करेंगे? देखिए, यूँ तो हम घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं बदनावर का, काफ़ी सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं, अस्पताल की हम बात करें, स्थिति काफ़ी ख़राब है। बलवंती नदी है यहाँ पे, जिनका काफ़ी बार जिक्र किया गया, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ। युवाओं का रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हैं बदनावर में, पर रोज़गार जो है वो बाहर के लोगों को मिलता है, लोकल के लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। ऐसे काफ़ी सारे अन्य मुद्दे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दल बदल वाला मुद्दा भी रहेगा चुनाव में अभी? निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। यह चुनाव कांग्रेस और भाजपा का नहीं, यह चुनाव जनता लड़ रही है लोकतंत्र को बचाने के लिए, और सारी सीटों पे कांग्रेस निश्चित रूप से विजय है। गद्दारी वर्सेस खुददारी का मुद्दा भी चलेगा बीच में? जी, गद्दारी वर्सेस खुददारी है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाकर इन लोगों ने जो मंत्री का पद प्राप्त करा है, वह जनता ने खुले आंखों से देखा है और जनता सब जानती है। और खुददार वर्सेस गद्दार का भी मुद्दा जरूर है। अच्छा, जैसे कि सोशल मीडिया पर भी चल रहा है टिकट परिवर्तन होने, जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए, ये जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये सिर्फ भाजपा द्वारा एक जानबूझकर ऐसा प्रचारित किया जा रहा है, क्योंकि भाजपा मिसगाइड करना चाह रही है। वो चाहती है कि कांग्रेस के किसी भी लोगों को आपस में लड़ाया जाए। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी था, हूँ और रहूँगा। मतलब स्थानीय को टिकट मिला है, आप यहाँ पर स्थानीय आते हैं, तो इससे क्या चुनाव में फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पर पिछले 35 सालों बाद कमलनाथ जी ने स्थानीय की भावना को समझा और स्थानीय को मौका दिया। यह एक अपने आप में लोकल में बदनावर में एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जो पिछली बार भाजपा में भी उठा था, पर वहाँ शिवराज सिंह जी ने उस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ कमलनाथ जी ने उस पर ध्यान दिया और स्थानीय को मौका दिया, और स्थानीय जनता जो है बदनावर की, वो स्थानीय का साथ दी। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या प्रभाव पड़ेगा इससे चुनाव में? निश्चित तौर पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। लोगों के मन में काफ़ी हर्ष हो रहा है उन्हें, कि हमारे साथ उठने बैठने वाला, हमारे साथ घूमने फिरने वाला ऐसे व्यक्ति को कमलनाथ जी ने टिकट दिया है, जिनको हम आधी रात को घर पर चाहें तो उठा सकते हैं। तो काफ़ी उत्साह का माहौल है लोगों में। अच्छा भाई साहब, लोकल जो है, लोकल दावेदार भी बहुत ज़्यादा है, करीब 25 से अधिक दावेदार थे। नहीं, 15। तो हाँ, तो ऐसे में क्या डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? देखिए, हम 15 लोगों ने आज से 5 महीने पहले कमलनाथ जी से मांग रखी थी कि स्थानीय हम 15 लोग हैं, हमारी कमेटी है स्थानीय की, और हम में से आप किसी को भी टिकट दीजिए। हम सब ने कमलनाथ जी को एक लेटर लिख कर दिया था, और कसम खाई थी सभी लोगों ने इस चीज़ की, मंदिर में भी कसम खाई थी कि जिसको भी कमलनाथ जी टिकट देंगे, उसका सभी उम्मीदवार मन और धन से काम करेंगे। आपके सामने राजवर्धन सिंह दत्ती गाँव जो है कद्दावर नेता माने जाते हैं, अभी जो है वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी है वो, तो आपके सामने कहीं ना कहीं क्या लगता है कि बड़ी चुनौती है, कैसे उसका सामना करेंगे? देखिए, मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ी चुनौती है वो, क्योंकि वो आज तक जो चुनाव जीतते आए, जो आप कद्दावर नेता का उनको दर्जा दे रहे हैं, तो उन्हें सड़क से उठाकर सदन तक पहुंचाने वाली ये जनता थी, ये कार्यकर्ता थे, और पुनः उन्हें सदन से उठाकर सड़क पर ये कार्यकर्ताओं ने लाकर पटक दिया। राजेश चौहान की रिपोर्ट। राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गरोठ डिवीजन में पहले तो लोकायुक्त की आमद हुई, जिसमें पटवारी बगदीराम धाकड़ रंगे हाथों भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ाए गए, जिसके बाद तहसीलदार के नाम से पैसे की उगाही करने वाला ललित पवार, जो अनाधिकृत रूप से पटवारियों के यहां अपनी सेवाएं दे रहा था, उसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद गरोठ डिवीजन के अनुविभागीय अधिकारी ने इस मामले को बड़े ही गंभीरता से लेते हुए गरोठ नायक तहसीलदार पंकज जाट को एक नोटिस दिया है, जिसमें वैधानिक कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए हैं, और इसका जवाब दिनांक 1 अक्टूबर को मांगा गया है। के नाम से क्या कार्रवाई हुई है सर? इस मामले में मैं आप पत्रकार साथियों की जागरूकता को धन्यवाद देता हूँ। यदि आप ये मामला मेरे नॉलेज में नहीं लाते तो निश्चित रूप से मुझे मालूम नहीं पड़ता कि इस तरह का गोरखधंधा चल रहा है। उसके बाद मैंने जो जानकारियाँ ली वो ये है कि पटवारियों के पास प्राइवेट लोग काम करने के लिए रखे हुए हैं, और ये ही लोगों को इस तरह से बरगला कर पावते के नाम पर या तहसीलदार के नाम पर रिश्वत लेने की कोशिश करते हैं। तो मेरी प्रारंभिक जानकारी में इस व्यक्ति का नाम ललित पवार आया है, जो आपके वीडियो में भी है, और आपके मैसेज जो आपके पत्र समाचार पत्र में जो प्रकाशन हुआ उसमें भी है। मेरी प्रारंभिक जानकारी अनुसार 2 पटवारियों के साथ ये काम करता था। एक पटवारी कछावा है और दूसरा पटवारी, उसका नाम भी मैंने नोटिस में अभी देखा था, तो महेंद्र करके उसका नाम है।
ये 2 पटवारी हैं। ये महेंद्र और कचावा, इनको मैंने नोटिस जारी किया है कि आपके द्वारा प्राइवेट व्यक्तियों का से काम किस कारण से लिया जा रहा है, किस आधार पर लिया जा रहा है, क्यों नहीं आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पटवारी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। सर, लड़के के ऊपर कोई कार्रवाई जो अवैध वसूली कर रहा है? उस व्यक्ति के विषय में आपने देखा होगा कि आप ही से हमारे तहसीलदार ने कहा है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मैंने भी तहसीलदार को लिखा कि उसके विरुद्ध आपके द्वारा दी गई बाइट अनुसार कार्रवाई करें। सर, एक और सवाल उठता है कि जैसे पटवारी लोग और भी हैं जो मतलब अपने प्राइवेट असिस्टेंट रख करके ना महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके पास संलग्न होते हैं, तो उसके लिए भी कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, जैसे जानकारी में आएगा बिल्कुल कार्रवाई होगी, क्योंकि कोई भी पटवारी अपने दस्तावेज दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंप सकता। कारण यह है कि पटवारी के पास जो दस्तावेज रहते हैं बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, ज़मीनों के दस्तावेज रहते हैं, उसके जो संपर्क रहते हैं वो किसानों से डायरेक्ट रहते हैं। किसानों की कई चीज़ें पटवारी के पास रहती हैं जिनसे पटवारी उनको सार्वजनिक योजनाओं का, शासन की योजनाओं का लाभ दिलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दस्तावेजों में हेराफेरी होने की प्रबल संभावना रहती है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। राकेश ग्वाला की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के थाना धोलाना की पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जिसके चलते चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को गोली लगी है और एक बदमाश मौके से फरार हो गया है। पुलिस फरार बदमाश की जंगलों में तलाश कर रही है। बदमाश के पास से मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। सर, ये थाना धोलाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, क्या है सर पूरा मामला? ये अभी रात्रि में लगभग 11 बजे के आसपास थाना धोलाना की पुलिस टीम पेट्रोलिंग पर थी। चौकी SIDC क्षेत्र में हसनपुर रोड पर पुलिस टीम गश्त कर रही थी। उसी समय लगभग सड़क के पास यहाँ जंगल में 2 बाइक सवार व्यक्ति खड़े हुए थे संदिग्ध अवस्था में, जिनको देखकर पुलिस टीम के द्वारा उन्हें टोका गया। पुलिस के द्वारा उन्हें रुकने के लिए कहा गया, तो पुलिस को देखकर वो भागने लगे। भागते हुए बदमाशों का पुलिस टीम ने पीछा किया। पीछा करते समय उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की गई। इस फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है, जिसे तत्काल उपचार के लिए CHC धौलाना भेजा गया है। पूछताछ में अभी तक उसने अपना नाम शिबू उर्फ मोनू बताया है। उसके बारे में और जानकारी की जा रही है। यहाँ एक बाइक मिली है जिसे वो छोड़कर भागे हैं। एक बदमाश अभी फरार है। बाइक के संबंध में भी जांच पड़ताल की जा रही है। जो फरार बदमाश है उसके लिए पुलिस टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है। बहुत जल्द उसे भी पकड़ लिया जाएगा। हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।